नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का स्वर्ण युग कैसा रहा होगा? एक ऐसा दौर जहां गणित ने दुनिया को शून्य दिया, जहां के कवि ऐसे शाहकार लिख रहे थे जो आज भी जिंदा हैं, और जहां की कला आज भी हमें हैरान कर देती है। जी हां, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी, गुप्त साम्राज्य की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ एक राजवंश ने एक पूरे दौर को स्वर्ण युग या गोल्डन एज का नाम दे दिया। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। गुप्त साम्राज्य की कहानी भी तीसरी सदी में श्री गुप्त के साथ शुरू हुई, लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 319 एडी में, जब चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद को सिर्फ राजा नहीं बल्कि महाराजाधिराज यानी राजाओं का महाराजा कहलाया। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक नए, बड़े और ताकतवर युग का ऐलान था। अब आते हैं इस साम्राज्य के असली आर्किटेक्ट पर, समुद्रगुप्त। एक ऐसा शासक जिसने अपनी ताकत और रणनीति से गुप्त साम्राज्य का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। समुद्रगुप्त के इरादों को बस एक शब्द में समझा जा सकता है, दिग्विजय। इसका मतलब था सभी दिशाओं पर विजय। ये सिर्फ जमीन जीतने का अभियान नहीं था, ये अपने सभी दुश्मनों पर अपनी बादशाहत कायम करने का एक ऐलान था, मतलब एक छत्र राज। और समुद्रगुप्त ने यह सिर्फ सोचा नहीं, करके दिखाया। जरा उनकी जीत का पैमाना देखिए। उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया, दक्षिण भारत यानी दक्षिणापथ के 12 शासकों को अपने अधीन किया, और तो और पूरब में असम, बंगाल और नेपाल जैसी रियासतें भी उन्हें नजराना भेजती थीं। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, उन्हें कविराज यानी कवियों का राजा भी कहा जाता था। वो खुद संगीत और कला के बड़े संरक्षक थे। तो इससे एक बात तो साफ है, इस साम्राज्य की बुनियाद में जितनी ताकत थी उतनी ही गहरी संस्कृति भी थी। तो अगर समुद्रगुप्त साम्राज्य के निर्माता थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे वो चमक दी जिसके लिए उसे आज भी याद किया जाता है। इतिहास इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानता है, और सच पूछ के तो इन्हीं के राज में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। जरा उनके दरबार की कल्पना कीजिए। उनके दरबार में 9 रत्न थे, यानी अपने अपने क्षेत्र के 9 जीनियस। सोचिए, एक ही छत के नीचे कालिदास जैसे महाकवि हैं जिनकी अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। और सिर्फ वही नहीं, विशाखा दत्त और शूद्रक जैसे महान नाटककार भी इसी दौर में लिख रहे थे। तो समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ साहित्य नहीं था, ये भारत की बौद्धिक शक्ति का दुनिया के लिए एक प्रदर्शन था। संस्कृत में लिखी गई ये रचनाएं भारत की सीमाओं को पार कर वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बन गई, और ये विरासत आज भी कायम है। लेकिन गुप्त काल की चमक सिर्फ साहित्य और कला तक ही सीमित नहीं थी। ये ज्ञान और विज्ञान का भी सुनहरा दौर था। एक ऐसा वक्त जब भारत दुनिया को गणित और खगोल विज्ञान में एक नई राह दिखा रहा था। इस दौर ने दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा क्या दिया? एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ बदल दिया, शून्य। जी हां, जीरो। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक कॉन्सेप्ट था, एक क्रांति थी। शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज ने गणित का चेहरा ही बदल दिया, और इस क्रांति की शुरुआत यहीं भारत में हुई। और फिर थे आर्यभट्ट, उस दौर के एक जीनियस, एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। उन्होंने ही ये बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इतना ही नहीं, उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण के पीछे के वैज्ञानिक कारण भी समझाए, और पाए की इतनी सटीक वैल्यू निकाली जो आज भी हैरान करती है। और ये सारा ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था। दिल्ली में खड़ा 1600 साल पुराना लौह स्तंभ, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, इस बात का जीता जागता सबूत है कि गुप्त काल के कारीगरों का धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का ज्ञान कितना आगे था। कला और वास्तुकला की बात करें तो गुप्तों ने यहां भी एक स्थायी विरासत छोड़ी। उन्होंने ही पहली बार पत्थर के मंदिर बनाने की शुरुआत की, जिसने आगे चलकर हिंदू मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जैसे स्ट्रक्चर आज भी उस दौर की कला की कहानी कहते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का एक अंत होता है। गुप्त साम्राज्य का भी पतन हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक साम्राज्य का अंत एक अमर विरासत की शुरुआत बना। तो सवाल ये है कि इतना महान साम्राज्य गिरा कैसे? देखिए, कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ मजबूत शासन और व्यापार से आई समृद्धि ने इसे बनाया, तो दूसरी तरफ हूणों के लगातार हमलों, बाद के कमजोर शासकों और आपसी फूट ने धीरे धीरे इसे अंदर से खोखला कर दिया।
साम्राज्य तो चला गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे साथ है। शून्य और दशमलव प्रणाली, कालिदास का अमर साहित्य, मंदिर वास्तुकला की नींव, खगोल विज्ञान की अनोखी खोजें, ये सब गुप्त काल की ही तो देन है। इस दौर ने एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक पहचान बनाई जिसका असर दक्षिण पूर्व एशिया तक महसूस किया गया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। साम्राज्य तो वक्त के साथ मिट जाते हैं, पर क्या उनके विचार भी कभी सच में मिटते हैं? गुप्त साम्राज्य की कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि इमारतें ढह सकती हैं, सरहदें बदल सकती हैं, लेकिन ज्ञान, कला और विचार वो हमेशा जिंदा रहते हैं।